आज हम एक फार्मिंग के माध्यम से किसानों को जो हमारा जो मेन टॉपिक है 33% जिंक और टेक्नोजेट, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि जब हम अपने खेतों में 33% जिंक डाल रहे हैं और 21% जिंक डाल रहे हैं तो क्या उस जिंक के अपने खेतों में डालने के लिए हमारी फसल पर और हमारी जमीनों पे क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ता जा रहा है। गन्ने का खेत देखने के लिए बाद उनके गन्ने के खेत पे कोई क्लोरोफिल नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में है, तो कहीं ना कहीं ये भी उस 33% जिंक और 21% जिंक के साथ कॉम्बिनेशन में इन्होंने डीएपी के साथ कॉम्बिनेशन करके डाला होगा, या डीएपी पहले डाल दिया या 33% जिंक बाद में डाल दिया। तो जब 33% जिंक फार्मर डाल देता है खेत में तो कैसे वो अपनी क्रिया करता है, कैसे हमारी जमीनों को वो बर्बाद करता जा रहा है, बंजर बनाता जा रहा है, आज उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जब हम गन्ने की या किसी फसल की खेत में बुआई करते हैं तो उस टाइम पे हम अपने खेत में डीएपी डाल देते हैं। डीएपी के साथ साथ कोई फंजीसाइड डाल दिया या कोई इंसेक्टिसाइड डाल दिया बुआई करते समय। तो डालने के बाद जब हमारा थोड़े थोड़े से दिन बीत जाते हैं, 10 से 20, 25, 30 दिन, उसके बाद जब हमारी फसलों का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है, पत्तियां पीली पीली होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो वहां पे क्या है, हम अपने खेतों में लाकर 33% जिंक या 21% जिंक लाके यूरिया के साथ मिक्स करके डाल देते हैं। जब हम जिंक को डालते हैं अपने खेत में तो वो होता है जिंक सल्फेट के रूप में। जो जिंक सल्फेट के रूप में है उसको पौधे में जाने के लिए फास्फेट का रूप में जाना पड़ेगा, अपनी क्रिया को चेंज करना पड़ेगा, सल्फेट से फास्फेट के रूप में जाना पड़ेगा। और फास्फोरस हमने अपने खेत में डीएपी के रूप में डाला है। जब फास्फोरस और फास्फेट का आपस में क्रिया होगी तो वो आपका फॉस्फाइड बन जाता है। तो उस स्टेज पे ना तो आपका वहां कामयाब जिंक सल्फेट रहा और ना ही वहां आपकी डीएपी स्टेज है। तो साथ में क्या है, फॉस्फाइड तो बन गया और उसने क्या किया है, उस फॉस्फाइड को जब पानी लगा देते हैं, पानी लगाने के बाद वो फॉस्फाइड हमारी जमीन के ऊपर आके चिपक जाता है, जिसको हम बोल देते हैं कि ये तो हमारे खेत में काई जम गई। तो एक्चुअली क्या होता है, वो काई नहीं होता है, वो फास्फोरस का फटा हुआ भाग होता है जो जिंक सल्फेट के कारण फट गया और वो आके हमारी जमीन की ऊपरी तह पे आके चिपक जाता है। तो उसमें क्या है, 60 से 70% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। तो अगर हम यही रोटेशन रेगुलर करते चले गए तो एक टाइम ऐसा आएगा, आज से 5-10 साल बाद, कि हमारी जमीनें अनउपजाऊ हो जाएंगी, वहां पर खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा यही सभी किसान भाइयों से जेएल फार्मिंग चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि जिन जमीनों में आप डीएपी डालते हो उन जमीनों में आप 33%, 21% जिंक का उपयोग न करें। ये जमीनें धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, वहां पर एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अपनी पैदावार, जो अच्छी पैदावार हम ले रहे हैं, वो नहीं ले सकते। हाँ, अब एक समस्या ये आती है कि आजकल सभी पता ही है कि फसलों को जिंक एक ऐसा तत्व है कि उसके भी हमारे फसल को 5वें नंबर तत्व जरूरत पड़ती है। वो भी एक ऐसा है, उसकी पूर्ति करना। अब हम उसकी पूर्ति करेंगे कैसे? सल्फर मिल लिमिटेड का टेक्नोजेड के नाम से प्रोडक्ट आता है, उसमें क्या है, कंपनी ने सल्फर और जिंक ऑक्साइड को कॉम्बिनेशन में दिया है, जिसमें सल्फर 67% दिया है और जिंक ऑक्साइड 14% दिया है। WDG फॉर्मेशन में है और ORT टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्धारित है। ORT टेक्नोलॉजी होती है ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी, कि जब पौधे को जितनी मात्रा में जरूरत पड़ेगी उतनी ही मात्रा में पौधे को रिलीज करेगा, बाकी का अपने पास रोक के रखेगा। और एक बार डालने के बाद 90 दिन तक रेगुलर वो पौधों को अवेलेबल कराता है। तो एक उसका टेक्नोलॉजी डालने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप उसको किसी भी फर्टिलाइजर के साथ मिक्स कर सकते हो। और जो डीएपी हमने अपने खेत में डाला है उस डीएपी को घुलनशील बना देता है, मतलब उसको जल्दी जाके घोल देता है। अगर आज हमने एक बैग अपने खेत में डीएपी का डाला है तो उसका क्या है, 30 से 40-50% ही हमारा पौधा ले पाएगा, बाकी का 50% जो बच जाता है वो अगली फसल पे जाके यूज होता है। जब आप उन खेतों में टेक्नोजेड डालोगे तो टेक्नोजेड क्या करेगा, वहां जाके डीएपी को घुलनशील बना देता है। जितना हमने डीएपी डाला है या और भी कोई हमने तत्व डाले या माइक्रोराइजा वगैरह डाला या कुछ और डाला है तो उसको भी जाके वो एक्टिव कर देता है और पौधे को लगना स्टार्ट